मुझे पत्रकारिता में आए करीब 25 साल हो गए। जब से मैंने फाइनेंशियल जर्नलिज्म की शुरुआत की तब से मेरे सामने कई सारे मुद्दे आते थे और उन मुद्दों पर चर्चा होती थी और महज चर्चा ही होती रहती थी, कभी फैसलों में तब्दील नहीं होता था। साल बदलते थे, कैलेंडर बदलता था, मुद्दे वही बने रहते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि 2025 में उन सारे मुद्दों पर जिन पे चर्चा हो रही थी वो मुद्दे हकीकत में बदले। उनमें से कई मुद्दों पर सरकार ने फैसला लिया और अब वो नीति का रूप ले रही है। चाहे लेबर रिफॉर्म हो, चाहे आपका टैक्स रिफॉर्म हो, चाहे डीरेगुलेशन का मामला हो। तो 2025 में सरकार ने एक बड़ी ठोस नींव तैयार कर ली है। अब चूंकि नींव काफ़ी ठोस है तो लोगों की उम्मीदें भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बन गई है। अब उम्मीदें बंधी है आम लोगों की, उम्मीदें बंधी है आपको इंडस्ट्री की, उम्मीदें बंधी है अर्थशास्त्रियों की। आम लोग ये जानना चाहेंगे कि क्या अब नए साल में इतने ठोस रिफॉर्म के बाद हमें रोजगार की दिक्कत नहीं होगी? नौकरी कर रहे हैं तो अच्छा इंक्रीमेंट मिल जाएगा क्या? महंगाई बेकाबू नहीं होगी क्या? इंडस्ट्री ये मान के चलेगी क्या निजी निवेश आना शुरू हो जाएगा क्या? बाहरी लोग यहाँ पे दिलचस्पी दिखाएंगे क्या? और अर्थशास्त्री ये मान के चल रहे होंगे कि क्या अब यहाँ से अर्थव्यवस्था की रफ्तार ऐसे ही उड़ान भरती रहेगी क्या? तो इन सारी उम्मीदों को लेकर के आज हम आवाज़ अड्डा में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले हमारे साथ विशेष मेहमान हैं और मेहमानों का परिचय करा दूं आपको। रजनीश कुमार जी हैं जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। सौम्यकांति घोष साहब हैं जो कि जाने माने अर्थशास्त्री हैं और अभी SBI के ग्रुप चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइज़र हैं। AK भट्टाचार्य हैं जो कि काफ़ी मशहूर आर्थिक पत्रकार हैं, साथ ही साथ बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार के एडिटोरियल डायरेक्टर भी हैं। CI मैन्युफैक्चरिंग कमेटी के चेयरमैन विनोद शर्मा जी हैं और एक और विशेष मेहमान को हमने इस बार जोड़ा है US से, वह हैं अनुराग सिंह साहब, एनसेट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर हैं। इनकी हमेशा से शिकायत रहती है मेरे से कि जब भी आप अर्थव्यवस्था पे चर्चा करते हैं तो आप सिक्के के सिर्फ एक ही पहलू पर ध्यान देते हैं, दूसरा पहलू आप लोग मिस कर देते हैं। तो मैंने कहा आज इनको बुलाता हूँ, आज इनसे पूछूंगा दूसरा पहलू कौन सा है जिसकी आप चर्चा करना चाहते हैं। तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत मैं करना चाहूँगा रजनीश कुमार सर आपसे कि 2025 में मोदी सरकार की तरफ से कई सारे रिफॉर्म यहाँ पे लिए गए। जो रिफॉर्म चाहे लेबर रिफॉर्म का हो, टैक्स रिफॉर्म का हो, इंश्योरेंस सेक्टर में FDI आने का रिफॉर्म, ऐसे कई सारे रिफॉर्म लिए गए। इसको रिफॉर्म ऑफ ईयर का भी नाम दिया जा रहा है। इसके अलग अलग इम्पैक्ट पड़ेंगे, स्पेसिफिक रिफॉर्म के स्पेसिफिक इम्पैक्ट पड़ेंगे। मेरा सवाल आपसे यह है कि इन रिफॉर्म के जरिए एक बड़ा मैसेज क्या जा रहा है? नहीं, इससे बड़ा मैसेज तो ये जा रहा है कि सरकार जो है फ्रंट फुट पे आके बैटिंग कर और जो रिफॉर्म्स है वो काफी स्वीपिंग है इन नेचर। चाहे वो GST का रिफॉर्म हो, इनकम टैक्स रिफॉर्म हो, लेबर कोड की आपने बात करी, शांति बिल की बात करिए आप, अगर जो न्यूक्लियर पावर का, तो बड़े स्वीपिंग रिफॉर्म्स हैं, वाइड रेंजिंग रिफॉर्म्स हैं और बाजारों में और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में और जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, प्राइवेट कैपेक्स की हम बात कर रहे हैं, तो एक नया उत्साह देखने के लिए मिल रहा है और इकोनॉमी में डिमांड जनरेट हो रही है। अभी तक जो मेजर फर्क रहा है, पहले सारे जो मेजर्स थे वो ज्यादातर सप्लाई साइड पे थे, लेकिन GST रिफॉर्म की वजह से जो डिमांड में और कंज्यूमर सेंटिमेंट में सुधार हो रहा है तो उसका बेनिफिट इकोनॉमी को मिले ओवरऑल। और जो ग्रोथ रेट है, अगर 6.8 जो कि अनुमान है 2026 के लिए, तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो ग्रोथ रेट अचीव। लेकिन हमारा देश इतना बड़ा देश है कि इसमें जितना भी काम कर लीजिए वो कम ही पड़ जाता है। तो और भी बहुत सारे इश्यूज, अभी चैलेंजेस इकोनॉमी को, सरकार को फेस करने होंगे। सबसे बड़ा इशू अभी US FTA का है, जिसका रोज एक उम्मीद रहती है कि अब ये बस साइन होने वाला है। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कोई बहुत फेवरेबल अभी इंडिया के लिए नहीं है। तो ये सारे मुद्दे अभी हैं, लेकिन रिफॉर्म्स पे कोई भी सरकार की कोई आलोचना मेरे ख्याल से नहीं कर सकता इससे। बिल्कुल, दरअसल आपने सही कहा कि कई सारे रिफॉर्म हैं, कई सारे इवेंट्स हैं जिसका लोगों को इंतजार रहेगा नए साल में। इस पर मैं आगे चल के चर्चा करूंगा। सौम्यकांति साहब, इन सारे रिफॉर्म में, सीरीज ऑफ रिफॉर्म से आपको कौन सा लगता है कि एक रिफॉर्म जो आपको वाकई गेम चेंजर साबित हो सकता है?
ये धन्यवाद। आई थिंक इसमें सबसे जो आई मीन रिफॉर्म्स हुआ है रिसेंटली, जो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड था कि आपका जो जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर है उसको सिंप्लीफाई करे। आई थिंक वो सिंप्लीफिकेशन वो जो गवर्नमेंट में किया है सितंबर की 2 रेट में चला गया, आई थिंक वो सबसे बड़ा रिफॉर्म था ये गवर्नमेंट का। एंड इसके चलते क्या होगा, जीएसटी रिफॉर्म्स में इसमें डिमांड का काफी सारे बढ़ेंगे। ऑलरेडी हम देखा है कि अक्टूबर महीने में जो आपका गाड़ी का जो था, घर घर का जो था, सारे डिमांड में काफी ज्यादा तेज आए थे। और गवर्नमेंट बाकी सारे रिफॉर्म्स भी किया है, लेकिन जीएसटी चलते, क्योंकि जीएसटी का जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट रहता है बहुत अच्छा रहता है। इसमें इन्फ्लेशन कम होता है, इसमें वन ट्रेड वन नेशन हो जाते हैं, और इसमें ईज ऑफ बिजनेस भी रहते हैं। तो मुझे लगता है कि काफी सारे रिफॉर्म्स में अगर एक भी हम चर्चा करें, जो उस पर जीएसटी सबसे बड़ा निर्णायक रिफॉर्म्स 2025 में है मेरा हिसाब से। जीएसटी जीएसटी सबसे बड़ा निर्णायक रिफॉर्म है यहाँ पे। ए.के. भट्टाचार्य साहब, आपके हिसाब से सबसे बड़ा रिफॉर्म कौन सा आप किसे मानते हैं, जीएसटी को या फिर कोई और? देखिए, जो अगर अब इस 2025 को अगर आप देखेंगे तो आपको 2-3 की जो सेक्टर में रिफॉर्म्स हुई हैं। एक तो हुई है जो फिस्कल पॉलिसी की रिफॉर्म हुई है। मैं मानता हूं कि जो फिस्कल पॉलिसी और टैक्सेशन पॉलिसी की जो रिफॉर्म हुई है वो काफ़ी बुनियादी रिफॉर्म हुई है, क्योंकि जीएसटी तो ज़रूर, जैसे सौम्य साहब ने कहा, जीएसटी के रेट वो रैशनलाइज करने से काफ़ी इसमें ग्रोथ में काफ़ी फ़ायदा आएगा, कंजम्पशन में फ़ायदा आएगा। और मैं समझता हूं जो फिस्कल पॉलिसी की जो रिफॉर्म जो है वो काफ़ी बुनियादी रिफॉर्म है, और उसमें जो एक डेट एंकरिंग की जो शुरुआत करने जा रहे हैं, कि हम अभी तक सिर्फ फिस्कल डेफिसिट को ही देखते थे, अब हम डेट एंकर को भी देखेंगे, जिससे कि हमारी जो डेट जो है, सेंट्रल डेट जो है, वो 56 या 57% जो जीडीपी की जो होती है, उसको किस तरह से उसको नीचे लाया जाए, और उसी के अनुपात में आपकी जो वित्तीय घाटा जो होगा वो कैसे होगा। ये हुई आपकी फिस्कल पॉलिसी की रिफॉर्म। और दूसरी पॉलिसी की रिफॉर्म जो हुई है, जो आपने जिक्र नहीं की, आपने कहा भी नहीं, वो है, मैं समझता हूँ, ट्रेड पॉलिसी की रिफॉर्म। ट्रेड पॉलिसी की रिफॉर्म जो हुई है वो एक तरफ तो आप एक देख रहे हैं कि करीबन 200 के करीब क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जो थे उनको उनका निलंबन कर दिया गया है। उससे मैं समझता हूं कि ये ट्रेड पॉलिसी में बहुत बड़ा एक कदम था। वो जो डीरेगुलेशन कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी, जिससे कि रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट के ऊपर जो क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट जो लगाने वाले थे वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल लॉबी की अनुसार चल रही थी, उसको बंद कर दिया गया है। और उसके साथ साथ 2-3 ऐसे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, और उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके अंदर करीबन 90% जो टैरिफ आइटम्स जो है उनको इंक्लूड किया गया है। तो उसी के साथ ओमान का भी साथ हुआ है, न्यूजीलैंड का भी साथ हुआ है, और मैं समझता हूं कि अगले 1 महीने 1.5 महीने में यूरोपियन यूनियन के साथ भी ऐसे ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि ट्रेड पॉलिसी में क्यूसीओ का निलंबन और नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का आगमन, ये मैं समझता हूं कि ये ट्रेड पॉलिसी में एक अच्छा अग्रिम अग्रसर हुए हैं हम। उसके साथ साथ अगर प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ को अगर हम कम करते हैं वो अच्छा होगा। और तीसरा कहूंगा कि मैं जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म जो हुए हैं वो बहुत बहुत मैं महत्वपूर्ण है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में एक तरफ तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो एक उनकी जो एटीट्यूड थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बैंकिंग सेक्टर, वो मैं समझता हूं उसमें थोड़ी बहुत ढील आई है, और ये ढील मैं समझता हूं कि फॉरेन कैपिटल को भारत में आने के बहुत सहायक होगा। और दूसरी तरफ अगर सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड को आप देखें तो किस तरह से एक बहुत पुराना एक 1985 का कानून जो था, 1992 का कानून जो था, उसको किस तरह से एक तरह से एक इंटीग्रेटेड कानून बना के हम आगे की ओर ले जा रहे हैं। तो